बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 4 बेटे, ये ना बुनियाद है, ये मैथमेटिक्स की जड़ है। ये जो चौथा चैप्टर अलजबरा का है, फैक्टराइजेशन का है, ये बेसिक्स है। जिसको ये अच्छे से आ गया उसकी 10th भी अच्छे से हो जाती है, उसकी फर्स्ट ईयर भी अच्छे से हो जाती है, उसकी सेकंड ईयर भी अच्छे से हो जाती है। ये बेसिक्स है जो कि हमारा, इसका नाम है बेटे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अच्छा, फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है? पहले वो मीनिंग सुनिए। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीन होता है टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन, कॉमन लेना। कॉमन लेने को पंजाबी में होता है, मतलब होता है जो सब में आता है, जो सब में आता है, जो सारे में आता है। सारे में क्या मतलब इसका, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इधर आ जाए। बेटे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है सही से? अच्छा देखें बेटा, इसका क्या मतलब है। अब देखें, मैंने पहले भी डिस्कस किया इस बात को कि हम अक्सर घर में बैठे हुए बात करते हैं, बताओ 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 8 बनता है। आप कहते हैं 4 से कर दें, तो ठीक है। वो जो लफ्ज़ आपने घर में बोला है ना कि 2 को किस से मल्टीप्लाई कहते हैं, वो किस की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। या फिर हम मैथ कहता है कि आप वो जो कहा है आपने अपने छोटे भाई से कि इसकी जगह क्या, किस से मल्टीप्लाई करना है, मैथ कहता है वहाँ किस वाला वर्ड निकाल दें, कौन सा वाला वर्ड निकाल दें, वहाँ आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लगा दें कि 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें। x का मीन क्या, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। आपको भी पता 4, x की जगह पे क्या आएगा 4। अगर मैं बात करूं 2 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। तो इस क्या की जगह पे आपने, मैथ कहता है x लगा दें, आप क्या ना बोलें। बात समझ में आई? तो उस क्या की जगह पे हमने लगा दिया x। अब आपको भी पता है कि 2 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा। ऐसी है। अब बेटे ये बनती है एक इक्वेशन बनती है एक, इसको नाम दे देता है वो इक्वेशन का। जो हम रोज़ घर में लफ्ज़ बोलते हैं, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ क्वेश्चन करते हैं कि बताएं इसके साथ क्या प्लस करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आएगा, कहते होते हैं ना रात को बैठे हुए। तो वही बात मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन बन जाती है इस तरह। कोई बला नहीं है बेटा, ये इक्वेशन होती है एक। ये इस तरह भी हो सकती है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, बाद में उसमें 1 ऐड करें तो 9 बनता है। 2 4 ज़ार 8, 1 + 9 है, x की जगह पे वैल्यू चेंज होगी। अब बेटा ये वाली जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं, ये वाली जो है ये इक्वेशन होती है। अगर इसके दरमियान इक्वल का साइन ना हो, जैसे लिखा हो 2x + 3y, ये एक एक्सप्रेशन बन जाती है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। जिस भी स्टेटमेंट में इक्वल का साइन ना हो वो एक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो इक्वेशन होती है। अब देखें बेटा ये चीज़ क्या होती है, ये वाली चीज़ क्या है, इसको समझते हैं। ये बेटे देखें, ये मैंने जो लफ्ज़ आपको बताया बेटा, इंग्लिश मैथमेटिक्स में A से लेके Z तक जब भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं उनको मैथमेटिक्स में वेरिएबल कहते हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल्स का मतलब होता है ये चेंज होते रहते हैं। जैसे ये देखें, इधर भी x था तो x की जगह इधर क्या लगना था 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई होना था तो 8 बनना था। इधर x की जगह पे क्या लगना है 8, यानी कि है ये भी x है ये भी x, ये तो हो गए चेंज, इसीलिए इसका नाम उसने वेरिएबल रख दिया। तो ये हर पॉइंट पे चेंज होते रहते हैं, जब ये चेंज होंगे इनका नाम वेरिएबल है। क्या ये वाला चेंज हुआ 2, जो 2 था वो 2 ही रहेगा, 2 कभी चेंज नहीं होगा। 2 की जगह 3 अलग हो सकता है, 3 भी फिक्स है, लेकिन ये तो चेंज होता रहता है। ये देखें ये चेंज हो गया, ये इधर भी 2 ही रखा लेकिन ये चेंज हो गया तो आंसर इधर वाला चेंज हो गया। इसका मतलब अब जो बेटे मैथमेटिक्स के अंदर A से लेके Z तक
जो ABC यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको वेरिएबल बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में जो 1 से लेके ऑनवर्ड काउंटिंग लिखी जाती है 2, 3, 4, 5, इसको बेटे वो कांस्टेंट का नाम देता है। क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीन होता है फिक्स। अगर मैं कहूँ मैंने आपको x रुपए दिए, डाउट पड़ गया? अब क्या x, कितने x होते हैं भाई? क्या x दिया आपने? हो सकता है मैंने 10 दिए हैं, आपको तो पता होगा 10 दिए हैं, लेकिन इनको नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं सबके सामने कहूँ भाई मैंने आपको 10 रुपए दिए थे, तो सबको समझ आ जानी है कि इसको मैंने 10 रुपए दिए। ऐसी है, तो इसका मतलब काउंटिंग जो होती है वो फिक्स होती है, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, इसीलिए बेटा इनको वेरिएबल्स का नाम दिया जाता है। अब देखें अगली बात, सुने गौर से। अब बेटे अगर एक स्टेटमेंट के अंदर x आ गया है, इसके साथ आगे 2 लगा है, यहाँ पर कोई भी पावर लगी हुई है। अब इसके अंदर देखें, ये वाली चीज़ जो होती है बेटा, ये वाली, ये एक नंबर है, कांस्टेंट है। जब बेटा कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लगता है तो वो कोएफिशिएंट बन जाता है। क्या बनता है? कोएफिशिएंट बन जाता होता है। लेकिन जो वेरिएबल ये वाला जो होता है जिससे कोएफिशिएंट लगा होता है, इसको क्या कहते हैं भला? वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो ऊपर लगी होती है इसको क्या कहते हैं? पावर या फिर एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेटे ये दोनों मिला के 2x की पावर 3, इन दो सारी को मिला के बेटे ये पूरी जो पूरी है, इसको कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये एक्सपोनेंट या पावर, टोटल को बेटे नाम दिया गया है मैथमेटिक्स में टर्म का। ये एक टर्म बनती है। अब इसका मतलब उर्दू में क्या है देखें, किसकी पावर 3 ले। पावर 3 लेने का मतलब क्या होता है? पावर 3 लेने का मतलब होता है x की पावर 3 का मतलब x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x, 2 की पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जिसकी जितनी पावर उसको उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो आंसर आता है वो उसकी पावर होती है। मतलब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये होता है 2 की पावर 3 का मतलब। 2 की पावर 7 की पावर 4 है, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ार 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आता है उसको 7 से कर दें, वो आंसर नीचे आएगा, वो 7 की पावर 4 होगा। क्लियर? इसे कहते हैं पावर। अब देखें ज़रा, हम बात कर रहे थे कि किसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें और बाद में 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा कुछ भी, जी जो भी आता है। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं? टर्म। ये नहीं आपने भूलना, ये एक टर्म है। अब ये एक टर्म है आपके पास। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक टर्म हो, 2 टर्म भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, किस में क्या प्लस किया जाए तो 7 बनता है। ये देखें 2 टर्म्स आ गई इसमें। किस में क्या प्लस करें तो हम ये भी कह सकते हैं 4 + 3 = 7 होता है। यानी कि वो क्वेश्चन मार्क की जगह पे वेरिएबल यूज़ करता है, कोई बला नहीं है अलजबरा। यही बेसिक साइंस की कि हमने क्या की जगह पे ये x और y लगाना। ये भी कह सकता है किसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें बाद में उसमें क्या प्लस करें तो 8 बने। तो ये भी कह सकते हैं, इसको हटा दें ब्रैकेट को तो वो बन जाएगा 2x + x = 8। अब ये भी क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। वही जो क्या है, ये क्या है और कुछ नहीं अलजबरा में। बात समझ में आ रही है? इधर ध्यान दे बेटा, अब छोड़े। अच्छा, अब अगली बात सुने। अब बेटा हमारा इंट्रोडक्शन था अलजब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। ये सारी जो है बनती हैं, इससे ये वाली बनी इक्वेशन बनती है, इसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, अलजब्रिक इक्वेशन, अलजब्रिक इक्वेशन, अलजब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल नहीं होगा वो एक्सप्रेशन होगी, जिसमें इक्वल होगा वो इक्वेशन होगी। और जिसमें स्टेटमेंट में x y z a b c, ये ज़रूरी नहीं x y वाली, आप कुछ भी लगा लें यहाँ पे a + b = 7। ये है, इसमें 2 डिफरेंट है वेरिएबल, जैसे इसमें 2 डिफरेंट वेरिएबल थे। ये भी एक इक्वेशन बनती है। अगर मैं कहूँ c + d = ना लगाएं c + d, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि यहाँ 2c + d भी एक एक्सप्रेशन।
वो एक्स वाई यूज़ करता है, आप सी डी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया ए से लेके जेड तक जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के मैथमेटिक्स में यूज़ होने हैं वो आपके वेरिएबल की जगह पे आने ही आने। ठीक है बेटा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स वाई जेड यूज़ करे, वो ए बी सी डी के एल एम एन ओ 4 कुछ भी यूज़ कर सकता है। बात कह दी कि ए से जेड तक कोई भी चीज़। अब सुने, अब बेटा मोस्टली जो यूज़ होते हैं ना वो एक्स वाई जेड ही यूज़ होते हैं, या ए बी सी यूज़ होते हैं, ए बी सी डी ये 4 यूज़ होते हैं, या फिर एंड वाले 3 यूज़ होते हैं। वो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ये कम ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, मैंने भी यही बोल दिया। ठीक है, जैसे आपने छोटे भाई से कहा था 2 में क्या प्लस करें तो आंसर 7 बनता है, वो क्या की जगह पे आप एम भी लगा सकते हैं, आप एन भी लगा सकते हैं, आप एक्स भी लगा सकते हैं, जेड भी। जब ये कंप्लीट एक मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी, इसे मैथमेटिकल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन कह देंगे आप, कोई बला नहीं है। ठीक है, अब देखें बेटा, हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन की। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि फैक्टराइज करना पड़ा था, कैसे पढ़ा था, जिसको आज आप एलसीएम कहते हैं, कि एलसीएम लेना कहते हैं ना, 20 का एलसीएम लेना, वो गलत कहते हैं हम, जबकि असल में हमने उसका एलसीएम नहीं फैक्टराइज करते होते हैं। देखिए मैं आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि 20 का फैक्टराइज कर दे। 20 को फैक्टराइज करने का क्या मतलब होता है? फैक्टराइज का बेटे मतलब होता है स्प्लिटिंग करना। स्प्लिटिंग करना का मतलब होता है पंजाबी में तोड़ना। तोड़ना का मतलब ये है कि जिनको तोड़ के दोबारा जोड़ें तो वो वही बने। मसलन 20 है, 20 को फैक्टर में तोड़ना है। फैक्टर का मतलब जैसे दीवार है, दीवार के फैक्टर क्या है? ईंट, सीमेंट, रेत, ये फैक्टर्स हैं इसके। जब इनको मिला के रखते हैं तो दीवार बन जाती है, दोबारा गिरा दें, दोबारा उनको लाएं तो ये दोबारा बन जाएगी ईंटों के साथ। तो इसी तरह 20 के फैक्टर मैथमेटिक्स में कैसे होता है? 20 2 से सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, 2 10s, 2 5 और 5 1s। अब देखें, अब ये 20 के फैक्टर लिखते हैं। अगर बात करें 2 मल्टीप्लाई 5, ये 20 है, ये इसके फैक्टर, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 20 बनना चाहिए, फिर सही है, अदरवाइज गलत है। 5 2 ज़ार 10, 2 ज़ार 20, ये बन गए फैक्टर्स। इसे कहते हैं कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन। इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन, जो आप ऑलमोस्ट 5 क्लास से 8 क्लास तक करते आए हैं कि हमने 20 के फैक्टर निकाल दे, 105 के फैक्टर्स निकाल दे, डिफरेंट नंबर्स के कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालते थे। ठीक है, फिर एलसीएम फाइंड करने के लिए, एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी ये करते थे। एलसीएम में जो दोनों में आते होते थे और जो दोनों में नहीं आते थे वो लेते होते थे, और जो एचसीएफ में जो सिर्फ दोनों में आते होते थे कॉमन, वो लेते होते थे। उसको आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते इसके फैक्टर्स हैं। ये है कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन। ये किसकी फैक्टराइजेशन है? कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन। कांस्टेंट किसको कहते हैं? मैंने बताया था नंबरिंग को। जो मैथमेटिक्स में काउंटिंग होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, उसकी फैक्टराइजेशन तो इस तरह होती है। अब बेटे जो ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, इनकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है? इसका चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है कि इनकी फैक्टराइजेशन किस तरह होती है। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। जो थोड़ा सा बेसिक्स पता होंगी तो आगे से आना शुरू हो जाते हैं, जब बेसिक्स नहीं पता होंगी तो ये भी आपको कंफ्यूज करेंगे। देखें इधर, अब देखें हमारे पास है, मैं आपको बताता हूँ, देखें गौर से देखना है। सबसे पहले बात करूँ मैं फैक्टराइजेशन की। जब भी लफ्ज़ फैक्टराइजेशन आए बेटा, आपने क्या करना है, आपके जहन में फ़ौरन एक चीज़ आनी चाहिए, फैक्टराइजेशन का पहला उसूल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन मैंने पहले बताया कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, तोड़ना, उसको तोड़ना। तोड़ने के लिए अलजबरा के अंदर कॉमन लिया जाता है, जिसका मीनिंग मैंने लिखा है टेकिंग कॉमन, या जो सब में आता है वो कॉमन बाहर निकालना। अब कॉमन लेने का मेथड मैंने आपको समझाना है कि कॉमन कैसे लेते हैं। किसी चीज़ में कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? कॉमन का मीनिंग कहते हैं जो दोनों में आता हो, तीनों में आता हो, चारों में आता हो। इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसको भी देख लें बेटा कि ये देखें, ये एक टर्म है। अगर कहीं भी आपको स्टेटमेंट में एक टर्म नज़र आए, जैसा कि 2x लिखा हो, 3x² लिखा हो, 4x लिखा हो, या अकेला x लिखा हो। चलें अकेले x के अबाउट भी थोड़ी सी बात कर लें।
बेटे अगर ये x है, इसके साथ कुछ नहीं लगा कोफिशिएंट, तो 1 कोफिशिएंट इसका होगा। इसकी कोई पावर ना हो तो 1 पावर होती है, तो ये भी एक टर्म कंप्लीट बनती है। बात समझ में आई? बेटा ये देखें, ये हमारे पास सारी टर्म्स हैं, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का नाम जो होगा, सारी का नाम होगा, ये भी एक एक्सप्रेशन बनती है। इस एक्सप्रेशन का नाम बेटे मोनोमियल होता है, मोनोमियल होता है। अब बेटे कुछ टर्म ऐसी होंगी, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होंगी उनमें 2 टर्म्स होंगी, जैसा कि 2x + 3y, ये 2 टर्म है इसके अंदर, एक ये टर्म एक ये टर्म। इसको बेटे बोलेंगे बाइनोमियल। क्या? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कुछ टर्म्स ऐसी होंगी उनमें 3 टर्म्स होंगी, 3y + 7 या 7y, एक ही बात है, ठीक है। ये वाली इसमें देखें 3 टर्म्स आ गई, तो जिसमें 3 टर्म हो बेटा उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अब जब फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपने पहचान करनी है कि जिसकी फैक्टराइजेशन करनी है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। उसमें एक ही टर्म आती है, 2 टर्म आती हैं, 3 आती हैं, 4 आती, 5 टर्म्स आती हैं, ठीक है। ये चीज़ सबसे पहले आपने देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मोनोमियल की फैक्टराइजेशन करनी हो तो कैसे होगी, बाइनोमियल की करनी कैसे होगी, ट्राइनोमियल की करनी कैसे होगी। इन दोनों की फैक्टराइजेशन सेम होती है, इसकी थोड़ी सी आसान होती है ज़्यादा। देखें क्या आसानी है बेटे, जब भी आपको एक ही टर्म दी हो, कहे कि इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, तो उसका बेहतरीन हाल यही होता है, देखें 2x है ना, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी क्योंकि x की पावर भी 1 है और ये 2 एक ही होता है, 2 किसी के टेबल पे नहीं जाता। अब इसमें कांस्टेंट की फैक्टराइजेशन अलग करनी, वेरिएबल की अलग करनी। कांस्टेंट की इधर मैं चल लिख देता हूँ, ये वाला यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, 20x² लिखा हुआ मैंने। अब देखें इसकी अगर मैं फैक्टराइजेशन करनी हो तो ये मोनोमियल है, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। समझ आई? अब 20x² है ना, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कैसे करेंगे? इसका तरीकाकार ये है जो मैंने बताया था, 20 की फैक्टराइजेशन तो वैसे ही करनी नंबरों की जैसे करते होते हैं, वो क्या आना है 10 और 2 5 और 5। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो 20x² है, इसकी यूँ होगी 20 को 2 × 5 लिख दिया, मसला किसका रह गया? x² का। x की कितनी पावर है? 2 है, तो 2 टाइम x को मल्टीप्लाई कर दो। लो जी, अब ये फैक्टराइज हो गया, ये वाला 20x² फैक्टराइज हो गया। अब ये इसके फैक्टर है। ये थी मोनोमियल की फैक्टराइजेशन, कि अगर उसके आगे कोई नंबर लगा है उसके अलग इस तरह फैक्टर बना लेने, और जितनी उसकी पावर होगी, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये y की 3 है, 4y की 3 है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी? मैं यहाँ लिखूँगा 4y की 3। अब देखें, मैं 4 के पहले फैक्टराइज करूँगा, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 2 × 2 हो गया। अब y कितनी बार है? 3 टाइम है, 3 पावर है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। लो जी, ये होती है मोनोमियल की फैक्टराइजेशन। इनको मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई हो गए x² x से मल्टीप्लाई हो गया x² बनता कैसे है बेटा? देखें, ये x है, ये x है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। तो जब x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों बेस सेम है। मैथमेटिक्स में जब बेस सेम हो, इसको बेस कहते हैं या वेरिएबल, ठीक है। जिसकी कोई पावर हो वो बेस होता है। अच्छा, ये वाला बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिख के पावरें प्लस कर देते हैं, तो वो बन जाती है x की 2। अगर लिखा हो x की 3 × x की 4, तो वो क्या बन जाएगा? x एक दफ़ा लिखेंगे, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। तो क्या बनेगा? x की 3 + 4 क्या बन जाएगी? x की 7। आई समझ बात की? अच्छा, अब इसी तरह बेटे अगर लिखा हो x की 3 × y की 3, तो क्या बनेगा? नो, जब सेम होंगे तो पावरें ऐड करनी है, जब सेम नहीं होंगे तो एज इट इज़ लिख देंगे बेटा, x की 3 y की 3। आई समझ? जब सेम होंगे तो पावरें ऐड कर दें, बेशक y है, y की 2 × y की 3, तो अब y की 2 + 3 मिलके y की 5 बन जाए। बात समझ में आई? अगर इनमें डिफरेंट है दोनों, फिर वो उनको एज इट इज़ उठा के ऐसे ही लिख देना, फिर उनकी पावरें प्लस माइनस नहीं होंगी।
इसी तरह डिवाइड के अंदर x की पावर 5 है ओवर x की पावर 2 है, ठीक है। डिवाइड में पावरें माइनस हो जाती हैं, देखें x एक दफ़ा लिखो, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी x की 3। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ x की ऊपर 7 है नीचे 5 है x की, तो 5 कट गई, ऊपर कितनी रह गई x की 2, x की 2 आंसर आ गया। बात समझ में आई? ये है अलजबरा की बेसिक्स, जिनके रूल्स आपको पता होने हर सूरत में चाहिए। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता तो बड़ी बड़ी फैक्टराइजेशन आपसे होना इम्पॉसिबल है। फिर वो आप देख रहे होते हैं कि अब ये क्या हो रहा है, ये क्या, हमें तो पता ही नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा, ये आपको आएंगी तो आप फैक्टराइजेशन पे पहुंचेंगे। अब ये वाली जो हमने जो सीखनी है, अब जो हमने तैयारी करनी है, हमारे जो 4.1 है वो ये वाली है 4.1, जिसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना है आप। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, पीछे रह गया है तो वो बता दें, इसको हम इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि फैक्टराइजेशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग अप, तोड़ना, फैक्टर्स में, छोटे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना। तोड़ें तो दोबारा मल्टीप्लाई करने से आंसर वही आए, ठीक है। यानी कि इसका पहला रूल जो होता है बेटे, रूल नंबर 1 फैक्टराइजेशन का होता है, रूल नंबर 1 होता है कॉमन लेना। फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन लेना होता है। वो कब कॉमन लेना होता है? जब बाइनोमियल और ट्राइनोमियल हो। तो मोनोमियल में कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उनको स्प्लिट अप कर देते हैं, ये फैक्टराइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया कि ये क्या चीज़ होती है, कि घर में हम जो क्वेश्चन करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें क्या की जगह जो लगाते हैं, प्लस हो तो प्लस कह देते हैं। जैसे हम कहें कि 2 में क्या प्लस करें, 2 में क्या प्लस करें तो 3 बनता है, ठीक है ना। इस तरह वो बेटा ये कोई बला नहीं होती, ये एक इक्वेशन बनती है जिसे हम घर में यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स उसको एक फॉर्म दे के आपके लिए सामने ला के रख देता हो, कोई नई चीज़ नहीं है। ये मल्टीप्लाई है और ये फिर क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है जब वो क्या की जगह अल्फ़ाबेट लग जाता है इंग्लिश का। तो बेटा अब वो इस तरह की ये वाली जो इक्वेशन होती हैं, ये अगर उसमें इक्वल ना आए तो वो एक्सप्रेशन होती है, इक्वल आ जाए तो इक्वेशन होती है, ठीक है। अब बेटे ए टू जी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं वो एज अ वेरिएबल यूज़ होते हैं, मैथ उनको वेरिएबल कहता है। और जो काउंटिंग यूज़ होती है 1 2 3 4, मैथमेटिक्स उसको कांस्टेंट का नाम देता है, जो कि फ़िक्स होते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि ए से लेके जेड तक हमने एक्स वाई जेड यहाँ पे यूज़ करते हैं, ABCKLMNO4 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह बेटे मैंने इसकी बात की है कि ये एक बेस होता है, बेस को वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे ये मैं बात करूं कि 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 इसके अंदर बेटा ये जो 2 है ना, ये 2 बेस है, 2 बेस है और 3 क्या है, एक्सपोनेंट या पावर। बात समझ में आई? तो बेटे ये x जो है ये बेस भी है, ये वेरिएबल भी है, ठीक है। वेरिएबल बेस की जगह पे अब वेरिएबल आया है, इधर बेस की जगह पे कांस्टेंट आया, इधर बेस की जगह पे कांस्टेंट है, इधर बेस की जगह पे वेरिएबल है। वेरिएबल के आगे जो लगा होता है नंबर वो कोफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल के ऊपर यानी बेस के ऊपर होता है वो पावर होता है या एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। अब बेटा अब ये जो सारी होती है टोटल को मिला के बेटा एक टर्म बनती है। अब एक क्वेश्चन के अंदर एक टर्म भी हो सकती है, एक क्वेश्चन में 2 टर्म भी हो सकती हैं, एक क्वेश्चन में 3 टर्म भी हो सकती हैं, 4 5 6 कुछ कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही टर्म हो, टर्म का मतलब उसमें वेरिएबल भी हो, कोफिशिएंट है, पावर। मैंने बताया कि किसी की जो है वो किसी के साथ कुछ भी ना लगा हो, वो रेज कर दिया हमने कि ये देखें अकेला x है, x का इधर कोफिशिएंट 1 पावर 1 होती है, ये आपने लिखनी नहीं होती ज़रूर है, साथ ये भी याद रखना है। और अगर आगे साइन कोई ना हो तो वो प्लस का होता है, ये भी आपने याद रखना है। ये 3 चीज़ें जो होती हैं बेटा, साइन पहली रकम के साथ हमेशा पॉजिटिव नहीं आता होता, अगर वो दरमियान में आए या एंड पे आए तो लगता होता है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास एक टर्म बन जाती है। अगर किसी क्वेश्चन में एक टर्म आए तो मैंने बताया था उसको मोनोमियल कहते हैं, मोनो मतलब एक, ठीक है। और जिसमें 2 टर्म्स आए उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म आए उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। मोनोमियल की जो फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल, कि उनके फैक्टर बना देने अच्छी वो प्राइम फैक्टर मेथड से, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। अब इनकी जो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन, उसके लिए हम ये टेकिंग कॉमन वाला रूल कल इंशाल्लाह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे।
इतनी समझ आ गई? ये मुझे ज़रा टाइम बता दें क्या हुआ, नहीं तो फिर एक आधा हल्का फुल्का कर लें उसको। बस इसमें कोई मसला तो नहीं है आपको? चलें।